हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इससे पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखा था, न्यूट्रलिटी के बारे में जाना था, इम्पार्शियलिटी क्या है, नॉन पार्टीशनशिप क्या है एंड इनका इम्पोर्टेंस किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये सब क्या हैं, इन सब के बारे में जाना था। आज हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिविटी टर्म को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे। याद रखना है आपको, ये सब कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके केस स्टडी में इस्तेमाल होते ही हैं एंड जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली ये सब जो कीवर्ड्स है आपको मार्क्स फेच करवाने में मदद करेगा। एंड हाल ही में मैंने टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है फ्रेंड्स, सो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड कुछ फैक्ट मैं शेयर करते रहता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे। एंड अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो यू कैन ज्वाइन इट एंड रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एंड एक रिक्वेस्ट फ्रेंड आपसे कि प्लीज़ शेयर the content so that it can reach to the wider audience and all of them can benefit। एंड आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें एंड अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसे भी बताएं। वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड वी आर हियर टू हेल्प यू एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली टू क्रैक दिस एग्जाम, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड ऑलरेडी यू आर मोटिवेटेड। एंड बस आप ऐसे ही लगे रहो, सफलता आपके हाथ में एक न एक दिन जरूर आएंगी। यू शुड बी डेडिकेटेड एंड इस नए साल की शुरुआत आप फुल डेडिकेशन एंड एक्शन के साथ करो बिकॉज नाउ टाइम इन टिकिंग एंड अप्रोक्स 5 मंथ बचे हैं। सो यू शुड टेक केयर ऑफ द टाइम टू बी करेक्टली यूटिलाइज्ड एंड बाकी I have belief that you are committed to your belief system and definitely you are going to crack it। and let's start friend the concept। तो आज हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में जानेंगे। When we say ऑब्जेक्टिविटी, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी का? देखो, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत सारे चीज़ों से बनी हुई थी। हम एजुकेशन जिस चीज़ का प्राप्त करते हैं उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। हम जिस सोसाइटी से, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उससे भी बिलीफ सिस्टम बनता है। हमारा जो हाउस होल्ड है वहाँ का जो सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, वो सब क्या है, उससे भी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बनता है along with the सोसाइटी के रोल को हम नहीं भूल सकते, है ना। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें होती है वो हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेशन वो चीज़ें हमारी बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं एंड इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजुडाइसेस कहते हैं। कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं एंड एज ए सिविल सर्वेंट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक वेलफेयर हो, लेकिन अगर वहाँ पर आप समझो कि प्रेजुडाइसेस आ जाएं तो क्या वो डिसीजन न्यूट्रल होगा? नहीं होगा। तो प्रेजुडाइसेस का मतलब ही हो जाता है कि न्यूट्रलिटी डिस्ट्रक्ट हो जाना, ठीक है। तो दैट्स वाई जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो यहाँ पर आपका जो प्रेजुडाइसेस है या आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है ये क्या कहता है कि जो भी डिसीजन एंड एक्शन लिए जा रहे हैं वो आपका बेस्ड हो फैक्ट पर, एविडेंसेस पर, ऑब्जर्वेबल फेनोमेना पर एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट योर इमोशंस, योर ऑलरेडी हैविंग सम इमोशंस और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी बी अचीव्ड? एंड बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल प्रेजुडाइसेस हो सकता है
कि हम किसी पर्सनल कास्ट में विश्वास रखते हो, बट दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर डिसीजन मेकिंग। ए सिविल सर्वेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तभी जाके पब्लिक वेलफेयर का जो टारगेट है वो अचीव हो सकेगा। एग्जाम्पल भी ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो बेसिकली अप्रूवल देते हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए, डिस्पाइट पब्लिक प्रेशर, आप याद करो कितना ज़्यादा था, वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है, कितना टाइम क्यों लग रहा है, कब आएगी कब नहीं आएंगी, बहुत सारे प्रेशर आ रहे थे। लेकिन डिस्पाइट दैट प्रेशर जो अप्रूवल मिला वो तभी मिल सका जब सफिशिएंट डाटा गैदर किए गए एंड अल्टीमेटली उस डाटा के एनालिसिस के आधार पर जब ये पता चला कि दैट वैक्सीन इज सेफ फॉर द पॉपुलेशन, तब जाके ये आपका वैक्सीनेशन का अप्रूवल हुआ। तो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिविटी इंडिकेट करता है। एंड ये जो आपका इमोशंस क्या है, ये पब्लिक प्रेशर एक इमोशन है। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। अब बात करते हैं, ये देख सकते हो ये जो आपका बेसिक्स है ऑब्जेक्टिविटी का, ये बनता है किससे? फैक्ट से। फैक्ट इज योर व्हाट? एविडेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाटा एक फैक्ट था। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बनती है आपका इम्पार्शियलिटी के साथ। तो फैक्ट्स एंड यू आर इम्पार्शियल, दैट कंबाइंस टू गिव यू ऑब्जेक्टिविटी। फैक्ट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड इट शुड बी रेलिवेंट। एंड इम्पार्शियलिटी का मतलब वही है, यू शुड बी नॉन पार्टीशनशिप, कि कोई फैक्ट आया तो इसमें आप हेर फेर नहीं होनी चाहिए। एंड दैट शुड बी एनालाइज्ड एंड केयरफुली जज्ड। एंड नेक्स्ट इज योर न्यूट्रल प्रेजेंटेशन। तो देख सकते हो फैक्ट्स में आपका बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रेलेवेंस, एंड इम्पार्शियलिटी में आपका इट शुड बी नॉन पार्टीशनशिप एंड न्यूट्रल प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिविटी का, तो इसको हम एक कमिटी के रिपोर्ट से देखेंगे। नोलन कमिटी हमने डिस्कस भी किया था, एंड सेकेंड ARC, इन सब के पॉइंट से हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को निकाला है। तो पहली बात तो ये कि बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग कंसेंसस एमंग द स्टेक होल्डर्स। क्या मतलब हुआ ये? फॉर एग्जाम्पल, कोई साइक्लोन आया एंड साइक्लोन किसी स्लम एरियाज को काफी ज्यादा प्रभावित किया। अब क्या करेंगे हम? स्लम डेवलपर्स को सबसे पहले तो समझाएंगे कि आपका नुकसान होगा, प्रॉपर्टी लाइफ सबका नुकसान होगा, इसलिए आप जो है रिहेबिलिटेट कर जाओ दूसरे जगह। तो फिर हो सकता है वो मान जाए। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑब्जेक्टिविटी, कि हमने जो है डाटा एंड फैक्ट के एनालिसिस पर कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया एंड अल्टीमेटली उनको समझाया कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वी शुड रीलोकेट टू यू टू द सेफर प्लेस। एंड अल्टीमेटली ये जो कंसेंसस है वो बन पाया। ठीक है, तो एक बात तो निकल कर आई, इट बिल्ड्स कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर्स। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सिचुएशनल अवेयरनेस में भी ये मदद करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनल अवेयरनेस? आप कोई ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो एंड उस ड्यूटी के दौरान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होगा आपका, ऑब्जेक्टिविटी उसको फाइंड आउट करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई कॉमनल राइट हो रहे हैं और कॉमनल राइट में सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला डिसीजन क्या होगा? यू शुड स्टॉप द कॉमनल राइट फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया सिचुएशनल अवेयरनेस, और ये बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ये निकल कर आएंगी कि हम प्रायोरिटी किसको दे। है तो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन व्हाट प्रायोरिटी वी शुड गिव। तो ये आपका सिचुएशनल अवेयरनेस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज योर टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ इमोशंस इनटू द जजमेंट, यानी कि कोई भी आप जजमेंट, फॉर एग्जांपल जज अगर कोई फैसला दे रहा है, अब वहाँ पर आपका प्रेजुडाइज या फिर पर्सनल इमोशंस आ जाएंगे तो वो न्यूट्रल जजमेंट नहीं दे सकेगा। सेम हैपेंस टू द सिविल सर्वेंट। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिविटी है ये इमोशंस को आने नहीं देता है। अब वो इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकती है किसी इश्यू के लिए, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या कहा मैंने?
यस, इट अवॉइड्स इंटरफेरेंस ऑफ इमोशंस। एग्जाम्पल भी है कि हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, अब वो डिसीजन में पता चला नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, ये सब जो इमोशंस है वो घुसेड़ दे, तो फिर वो जो डिसीजन है वो करेक्ट नहीं हो सकेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट भी सही नहीं हो सकेगा। कैसे हो सकता है? हमने तो इंक्लूड कर लिया, या फिर कोई प्रोजेक्ट था एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन हमने किसी नेबर्स को या फिर किसी जाने माने लोग को वो प्रोजेक्ट दे दिया, तो फिर दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की इश्यू आ सकती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ जाएंगे। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ इमोशंस इनटू द जजमेंट। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जेक्टिविटी मदद करती है वो है राइट डिसीजन लेने में। ठीक है, तो जब भी कभी हम एथिकल इश्यूज फेस करते हैं तो राइट डिसीजन क्या है उसको लेने में ये मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आया तो उस दौरान सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला कार्य क्या होना चाहिए? तो जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको रेस्क्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आती है। अब वल्नरेबल पीपल में भी ये देखा जाए या ये देखा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है उसको सबसे पहले बचाया जाए। तो ये सब बातें निकल कर आती है और ये सब ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं मदद करती है टू टेक राइट डिसीजन, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन व्हाट? एनालिसिस, फैक्ट्स, एविडेंसेस, एंड डेफिनेटली अगर हम उस आधार पर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आपको राइट डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। एंड नेक्स्ट इज योर इट हेल्प्स इन इनकलकेटिंग द ऑनेस्टी एंड इम्पार्शलिटी अमंग द पर्सनल। तो ऑनेस्टी एंड इम्पार्शलिटी को इनकलकेट करने में मदद करते हैं। कैसे? आप एक ऑब्जेक्टिविटी वाले पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली काफ़ी दमदार है एंड यू आर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस, तो आप अपने जो पर्सनल है, जो कर्मचारी आपके साथ वर्क करते हैं उनको भी प्रभाव डालोगे और उनको भी सही दिशा में लाने का प्रयास करोगे। उनमें भी ऑनेस्टी जैसे प्रिंसिपल्स, इम्पार्शलिटी वाले प्रिंसिपल्स का प्रभाव देखने को मिलेगा, बिकॉज यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, यू आर एन ऑब्जेक्टिव पर्सन। तो आप जाहिर सी बात है यही चाहोगे कि हमारे अंडर जो भी ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग में इम्पार्शियल हो। अदरवाइज फिर वो ऑफिशियल्स जाने क्या पनिशमेंट फेस करेगा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हो, राशन डिलीवर जब किया जाता है अंडर द PDS यानी कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, तो वो डिसीजन किस आधार पर लिया जाता है? किस आधार पर राशन की डिलीवरी होती है? एलिजिबिलिटी के आधार पर। तो एलिजिबिलिटी इज व्हाट? वो बताता है कि हाँ ये एलिजिबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्टिविटी के आधार पर, अच्छा ये जो है इसके पास घर नहीं है लेकिन पता चला दूसरे देश में बंगलो लिए हुए। तो ये सब बातें निकल कर आती है। ठीक है, तो द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। सो ये हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिविटी के बेसिक्स के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट ऑब्जेक्टिविटी मस्ट डू, व्हाट ऑब्जेक्टिविटी मस्ट नॉट। तो ऑब्जेक्टिविटी मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस बेस्ड ऑन द एविडेंसेस प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड ऑप्शन। तो ऑब्जेक्टिविटी जाहिर सी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन या एडवाइस दिया जाएगा वो किस पर होगा? एविडेंसेस के आधार पर होगा, फैक्ट्स एंड ऑप्शंस के आधार पर होगा। एंड जो डिसीजन ली जाएंगी वो मेरिट के आधार पर होगा, बिकॉज मेरिट इज डिसाइडेड बाय व्हाट? योर क्वालिफिकेशन। एंड क्वालिफिकेशन कहाँ से आते हैं? आप कोई एग्जाम पास करते हो, आप कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, यहाँ से आपका मेरिट बनता है। बेस्ड ऑन द मेरिट आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं कि जो इनएलिजिबल है बट उनकी पहुंच ज़्यादा है तो फिर उसको अपॉइंट कर लिया। तो ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा नहीं होगा, मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, टेकिंग ड्यू अकाउंट ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल एडवाइस। तो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट एडवाइस को भी ध्यान में रखना है, बिकॉज हम एक राइट डिसीजन करने वाले हैं। राइट डिसीजन में अगर हम एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल एडवाइस को लेते हैं तो और डिसीजन में निखार आएगा। दैट्स वाई
टेकिंग द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल एडवाइस नेसेसरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एंड आप बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज देखते हो एंड यूट्यूब पे और बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हो। क्यों देखते हो? बिकॉज आप उनसे कंसल्ट कर रहे हो जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एंड अल्टीमेटली सफलता पाई है, एंड उसकी सफलता जिस तरीके से उसने मेहनत किया एंड अल्टीमेटली सफलता पाई, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी मदद कर सकता है टू गेट इनटू द लिस्ट। तो ये बातें निकल कर आती है। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें देख सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी मस्ट नॉट इग्नोर द इनकन्वीनियंट फैक्ट। व्हाट डू मीन बाय इनकन्वीनियंट फैक्ट? वो फैक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता वो इनकन्वीनियंट फैक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको अगर इनकन्वीनियंट लग रहा है तो फिर वो फैक्ट वैल्यूएबल नहीं है। हो सकता है वो फैक्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी मस्ट नॉट इग्नोर द इनकन्वीनियंट फैक्ट और रिलेवेंट कंसिडरेशन while you provide the advice or making the decision। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑब्जेक्टिविटी मस्ट नॉट अवॉइड द एक्शंस दैट फ्लो फ्रॉम द डिसीजन टेकन। आपने डिसीजन तो ले लिया, अब पता चला कि एक्शन लेना है तो आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। तो ऑब्जेक्टिविटी में तो ऐसा नहीं होता, डिसीजन आपने लिया है तो यू हैव टू एक्ट। तो यू शुड नॉट अवॉइड द एक्शन दैट फ्लो फ्रॉम द डिसीजन टेकन। तो ये यहाँ से निकल कर आती है। अगर हम बात करें हाउ टू डेवलप ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी कैसे डेवलप करें? तो एक तो आरटीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा, है ना। आरटीआई एक्ट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है वेरियस पर्सन्स के द्वारा। यू एंड मी कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स या फिर पब्लिक स्कीम्स, कुछ भी हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। अब ये आरटीआई एक्ट है तो क्या करेगा? एक प्रकार से जिम्मेदारी देता है कि भाई साहब अगर गलत करोगे और कल को कोई आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन निकाल लेगा एंड उसमें अगर शक जैसी भावना निकल आई तो फिर हो सकता है नौकरी खतरे में, हो सकता है ड्यूटी खतरे में। तो दैट्स वाई जो आरटीआई एक्ट है वो मदद करता है ट्रांसपेरेंसी लाने में। एंड अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा आरटीआई एक्ट का तो जाहिर सी बात है जो डिसीजन लिए जाएंगे वो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के आधार पर होंगे रेदर विम्स एंड फैंसीज। बिकॉज एक प्रकार से ये क्या करता है? अकाउंटेबल बनाएगा कि भाई साहब अगर गलत फैक्ट्स के आधार पर या अपने विम्स एंड फैंसीज के आधार पर डिसीजन लोगे तो बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उस इन्फॉर्मेशन में मिसमैच निकल कर आई तो फिर फंसोगे तो आप ही। तो ये बात निकल कर आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, डॉक्यूमेंट रखे, कोई भी इंसिडेंट्स का डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिसीजन देते हैं, वेरियस हाई कोर्ट बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो उनके डिसीजन को स्टोर किया जाता है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर किया जाता है सो दैट फ्यूचर में अगर कभी ऐसी कोई इशू आए तो फिर उनको मदद कर सके, है ना। तो एक प्रकार से ये चेक के रूप में एक्ट करता है और चेक के रूप में जहां एक्ट करेगा वहां पर ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड वाइटल इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो ये हमने डिस्कस किया हाउ टू डेवलप ऑब्जेक्टिविटी। एंड अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, तो ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी एंड, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैरामीटर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिविटी है, यहाँ पर आपका न्यूट्रलिटी है, ठीक है। न्यूट्रलिटी के बारे में हमने बताया था कि एक तो होता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की कोई भी स्कीम्स आई किसी भी गवर्नमेंट का जो पावर में हो आप उसको न्यूट्रल तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये हो गया आपका पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, है ना। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी है ये हम लाइक नहीं करते या फिर लाइक करते हैं तो फिर इनके स्कीम्स इम्प्लीमेंट अच्छे से करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो जब आप ऐसे विचारों से परे हो जाते हो तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है एंड जो डिसीजन लिया जाता है वो आपका एविडेंस एंड फैक्ट्स के आधार पर लिया जाता है, जबकि न्यूट्रलिटी की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो बेस्ड ऑन एविडेंस हो। बिकॉज जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर आएगा हम उसका पालन करेंगे, ठीक है।
न्यूट्रल तरीके से। तो दैट्स वाई जो आपका डिसीजन होगा इट मे नॉट और मे बी बेस्ड ऑन द एविडेंस। ये आपका न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में तो जाहिर सी बात है इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल जो जजमेंट दी जाती है वेरियस कोर्ट्स के द्वारा, वो आपका एविडेंस के आधार पर होता है, सब्जेक्टिविटी वहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, इमोशंस नहीं आएंगी, वहाँ पर एविडेंस मांगा जाता है। एंड दूसरा है आपका फंक्शन के आधार पर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी मेंटेन करने में ये ऑब्जेक्टिविटी मदद करती है। ठीक है, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी यानी कि जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तो आप अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस को लेकर तो नहीं आते हो, एंड जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप एक्शन लेते हो, वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर होती है। एंड जहाँ पर इक्वलिटी है वहाँ पर इंक्लूसिविटी देखने को मिलती है। एंड व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिविटी? इंक्लूसिविटी मतलब जब आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देख रहे हो, उसे भी जगह दे रहे हो, तो वो हो गया आपका इंक्लूसिविटी। हमने सुना है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना? तो क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबका खाता हो, बैंक अकाउंट हो, तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसी प्रकार से इंक्लूसिविटी का मतलब क्या हो? व्हेन यू आर टेकिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इनटू द कंसिडरेशन, तो हो गया आपका इंक्लूसिविटी। एंड अगर हम बात करें फंक्शंस की, न्यूट्रलिटी के फंक्शंस की, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट के अपीजमेंट पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अपीजमेंट पॉलिसीज कहने का मतलब ये होती है कि गवर्नमेंट के अनुसार ये जो पॉलिसीज होती है वो किसी पार्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? तो ये सब होता है अपीजमेंट पॉलिसीज। तो डिस्पाइट नोइंग दैट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज अपीजमेंट पॉलिसी, बट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर न्यूट्रल। एंड इम्पैक्ट की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा इनटू द पब्लिक एंड ऑल्सो इंश्योर द पब्लिक कॉपरेशन, बिकॉज we are working on the principle of equity and inclusivity, that's why। and अगर हम बात करें न्यूट्रलिटी की, तो हो सकता है कि जो पार्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का वो सिविल सर्वेंट्स के पास अप्रोच ना करे, क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल हो सकता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो वो इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फेवर में ना हो, तो फिर इनके पास अप्रोच वो नहीं करेगा। तो ये निकल कर आता है इम्पैक्ट, है ना? तो इम्पैक्ट में क्या हो गया आपका कि पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माइट नॉट अप्रोच टू द सिविल सर्वेंट बिकॉज ऑफ द इश्यूज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तरफ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है इनटू द पब्लिक विच इज ए फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एंड यहाँ पर हो सकता है सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनके इंटरेस्ट मिसमैच हो जाए, है ना? एंड अगर हम बात करें पॉलिसीज ऑफ पास्ट गवर्नमेंट, यानी कि जो पास्ट गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उसके बारे में क्या, तो जो पॉलिसीज हैं जो लार्जर सेक्शंस के लिए बेनिफिशियल है उसको तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल का पालन करता है, बिकॉज वहाँ पर आपका प्रेजुडिस नहीं देखने को मिलेगा। तो इर्रेस्पेक्टिव कि गवर्नमेंट फेवर वाले हैं डिसफेवर वाले हैं, जो बेनिफिशियल पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट किया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो न्यूट्रलिटी में क्या होगा, पॉलिसीज माइट फाइंड ए बैक सीट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि ए पॉलिटिकल पार्टी है और बी पॉलिटिकल पार्टी। ए पॉलिटिकल पार्टी ने कोई पॉलिसी लेकर आई एंड काफ़ी अच्छी पॉलिसी है लेट्स से, एंड जब तक ए की सरकार थी तब तक ये पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, लेकिन जब बी की सरकार आई, बी ने बोल दिया कि भाई साहब आपको ये पॉलिसीज बंद करनी है, आपको इस पॉलिसी को सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट इनको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए और अल्टीमेटली क्रिटिसाइज करें एंड आरोप प्रति आरोप लगाया जाए। तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को
स्पेसिफिकली द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इनका पालन करेंगे तो हो सकता है पॉलिसीज ऑफ वन गवर्नमेंट में टेक ए बैक सीट। ठीक है। एंड बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज की, तो हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कभी कभी जो पॉलिसीज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले, बिकॉज कन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर डिसएग्रीमेंट हो सकता है विद द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द सिविल सर्वेंट्स व्यू पॉइंट। ठीक है। एंड लेकिन क्या आप बताओ, ये जो आपका न्यूट्रलिटी है इसमें खासकर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वहाँ पर आपका पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्टिवनेस रहेगी? हाँ रहेंगी। क्यों? बिकॉज न्यूट्रल है तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर आएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट वी लाइक और नॉट, तो इंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। तो ये बातें हमने डिस्कस की। अगर हम बात करें एनामिटी की, व्हाट डू मीन बाय एनामिटी? तो एनामिटी आपने भी सुना होगा, है ना, अज्ञानता नहीं, बेसिकली अनजान होता है ना। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं या फिर उसको बिहाइंड द स्क्रीन रखते हैं तो एनामिटी कहते हैं उसको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने बार बार सुना होगा कि कोई भी स्कीम है, अगर उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना घट गई तो फिर जो सारा एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सफलता का या फिर विफलता का, कौन लेता है? मिनिस्टर लेते हैं, आपको पता होगा। एंड जो आपके पब्लिक सर्वेंट है या ब्यूरोक्रेट्स है वो बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, है ना। एंड द पब्लिक सर्वेंट अवॉइड द मीडिया लाइमलाइट एंड पब्लिक गेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो। एंड जो सिविल सर्वेंट है वो कोई क्रेडिट नहीं लेते फॉर द सक्सेस, नॉट ब्लेम्ड फॉर द फेल्यूर। तो दोनों बातें हैं, ना ही सक्सेस के क्रेडिट ना ही फेल्यूर के ब्लेम, दोनों नहीं आता है इन पर। एंड ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की होती है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप देख सकते हो कि जो आपका मुद्रा डील स्कीम 1957 में देखने को मिला, मुद्रा डील स्कैम, इसमें जो चांगला कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें साफ साफ ये निकल कर आया कि जो मिनिस्टर है टी कृष्णमाचारी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्शंस जो उनके सेक्रेटरी ने किए। यहाँ पर देख लो, एक्शंस उनके सेक्रेटरी ने किए। सेक्रेटरी कौन है? एच.एम. पटेल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका मिनिस्टर। दैट्स व्हाई सेक्रेटरी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निकल कर आई। रिजाइन किसने किया? मिनिस्टर ने रिजाइन किया, है ना। तो ये बातें हो जाती है एनोनिमिटी। अगर अच्छी बातें भी होती तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर के पास जाती, लेकिन अगर खराब बातें भी हुई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर पर ही जाएंगी। तो ये हो जाती है। अब बात निकल कर आता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है, क्या उनको कंसर्न रहना चाहिए अबाउट देयर पब्लिक इमेजेस? तो दोनों व्यू पॉइंट्स यहाँ निकल कर आते हैं, है ना। तो क्यों कंसर्न रहना चाहिए? बिकॉज ये जो पब्लिक इमेजेस हैं कीप्स देम मोटिवेटेड एंड लार्जर गुड्स, लार्जर बेनिफिट, लार्जर वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दीज पीपल गेट्स आइडियलाइज्ड बाय द यूथ। ठीक है, तो जो अच्छे काम कर रहे होते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है, यूथ के आइडल बन जाते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब पर जो वेरियस IAS अधिकारी हैं उनके काम आप देखते होगे, है ना। यू ऑल्सो फील प्राउड। तो ये सब बातें हैं, दे आर आइडियलाइज्ड बाय द यूथ एंड शुड बिकम द मोरल लीडर्स एज वेल। एंड गुड पब्लिक इमेज अगर होती है तो जाहिर सी बात है पब्लिक से अप्रिसिएशन आता है, पब्लिक से एक्सेप्टेंस आता है। एंड जो गुड पब्लिक इमेज है वो फेवरेबल वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है अमंग द कलीग्स टू सर्व फॉर द बेटरमेंट। अमंग द कलीग्स यानी कि आप एक अच्छे पब्लिक ऑफिसर हो तो फिर आप ये चाहोगे कि जो हमारे कलीग्स हैं वो भी सही तरीके से वर्क करे, है ना, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये बात निकल कर आती है। तो गुड पब्लिक इमेजेस क्या करता है? एक प्रकार से फेवरेबल वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अमंग द कलीग्स टू सर्व फॉर द बेटरमेंट। एंड वाई पब्लिक इमेज शुड नॉट बी कंसर्न? तो इसके लिए बातें
कही गई हैं कि अगर ज़्यादा कंसर्न पब्लिक इमेज के लिए रखा जाएगा तो हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गेंस जो है उतने ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। यानी कि जो पब्लिक इमेज पर ज़्यादा कंसर्न करेंगे तो हो सकता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो डाइवर्ट हो जाए, वो शॉर्ट टर्म गोल पर ज़्यादा फोकस करने लगे, एंड जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर का वो डाइल्यूट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर टू मच कंसर्न रखा जाएगा पब्लिक एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो इसके कारण जो डिसीजन लिए जाएंगे वो इमोशन के आधार पर होंगे, पब्लिक सेंटिमेंट्स के आधार पर होंगे, जहां पर आपका रेशनैलिटी हो सकता है वो डाइल्यूट हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी आपका सब्जेक्टिविटी हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी यानी कि हम इमोशंस पर डिस्कशन करेंगे, हम इमोशंस पर एक्शन लेंगे। तो अगर हम पब्लिक एक्सेप्टेंस का ज़्यादा कंसर्न रखेंगे तो जो डिसीजन होंगे वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के आधार पर होंगे। पब्लिक सेंटिमेंट सिंपली मीन्स द इमोशंस, है ना। तो इमोशंस जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि प्रभावित हो जाती है, रैशनैलिटी जो है वो आपका प्रभावित हो जाता है, एंड इट ऑल्सो माइट लीड टू द इग्नोरेंस ऑफ हायरार्की। हायरार्की मतलब आपको ही पता है ना, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हायरार्की पर बेस्ड है, ठीक है। तो the more concern for the public image may lead to ignorance of hierarchy and can also disturb the work culture, and अगर ज़्यादा पब्लिक इमेज की चिंता रहेगी तो फिर उनके न्यूट्रलिटी भी डाइल्यूट हो सकते हैं। न्यूट्रलिटी कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये जो अपने पॉलिटिकल हेड हैं, जो मिनिस्टर है, उनकी ना सुने, ठीक है, एंड देयर बाय the civil servant may expose to the vulnerabilities, ठीक है। तो ये हमने दो बातें डिस्कस की, एंड सम और इन्फॉर्मेशंस जो हैं, जो पब्लिक इमेज है वो करेज ब्रिंग करते हैं, एंड साथ ही साथ करप्शन की कोई मामले हैं तो उसको भी वो ओपन करने की ताकत रखते हैं। हमने एग्जांपल भी देखा है, ठीक है। एंड पब्लिक इमेज कभी कभी यूजफुल होता है फॉर द परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर वो संदेश देता है तो फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे सेम एग्जांपल अगर ले तो बॉलीवुड में जो एक्टर्स होते हैं वो जो प्रचार प्रसार करते हैं टीवी एड में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल पीपल पर ज़्यादा पड़ता है। दैट्स वाई अगर पब्लिक इमेज स्ट्रोंगर बनी हुई है तो फिर परसेप्शन मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल भी है कोविड-19 के दौरान, ठीक है। कोविड-19 के दौरान आप समझ सकते हो कि जो वेरियस पब्लिक अथॉरिटीज़ वो सामने आए और उन्होंने जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करने का प्रयास किया, एंड बहुत सारे नाम आपने सुने भी होंगे पब्लिक ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स के बारे में ड्यूरिंग द कोविड-19, जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर मदद की इस पैंडेमिक से बाहर निकालने में। एंड अगर हम बात करें क्यों कंसर्न नहीं होने चाहिए, तो इट कैन गो अगेंस्ट द फीचर ऑफ एनिमिटी, एंड जो व्यूज़ होंगे हो सकता है वो पॉलिटिकल इन नेचर होंगे, हो सकता है उनके प्रेजुडिसेस के आधार पर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जाता है शाह फजल केस, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। एंड अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, तो कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं आज के समय के, वो आइवरी टावर्स के रूप में नहीं रह सकते। आइवरी टावर्स यानी कि बिहाइंड द स्क्रीन नहीं रह सकते, उनको अपना प्रेजेंस फील्ड करवाना ही होगा। एंड अगर एक गुड पब्लिक इमेज है तो उनको मदद करता है। निगेटिव एप्रीहेंशन जो बन चुके हैं उनके प्रति, लाइक कि करप्शन, रेडिटेपिज्म, इन सब से जो विचारधारा है उससे मुक्ति मिलेगी, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, सोशल कैपिटल बढ़ेगा। एंड एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पब्लिक इमेज का कंसर्न ना हो, जिसके कारण जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो मिसप्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये बातें हैं, यानी कि मिला जुला कर कंक्लूजन है कि यस वी शुड हैव टू मेक द प्रेजेंस फेल्ट, बट वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि मच कंसर्न नहीं होना चाहिए पब्लिक इमेज के लिए, बिकॉज इट कैन लीड टू मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी।
तो ये बातें हमने देखा। अब बात करते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। व्हेन वी टॉक अबाउट डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या हुआ? डेडिकेशन का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी, तो व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, एनर्जी, अटेंशन, ये सब आप अपने प्रिपरेशन की तैयारी में दे रहे हो। यही डेडिकेशन सिविल सर्वेंट के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम है, अटेंशन है, एनर्जी है, ये हम पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए करेंगे। तो डेडिकेशन के बात हमने आपसे की कि व्हेन ए पर्सन गिव्स हिज टाइम, अटेंशन, एनर्जी इंटायरली टू ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, पर्सन और काउज, तो ये हो गया आपका डेडिकेशन। लेकिन याद रखना आपको, डेडिकेशन और कमिटमेंट में अंतर है। कमिटमेंट की बात करें तो कमिटमेंट तो हमने चलो कमिटमेंट कर दिया कि हाँ हम फुलफिल करेंगे, हम जो रेजोल्यूशन आज हमने लिया है न्यू ईयर के दिन उसको हम अगले आने वाले 10 दिन में फुलफिल करेंगे, ये सब कमिटमेंट हो गया, ठीक है। एंड डेडिकेशन की बात होगी तो इसमें कमिटमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें पैशन भी है कि करेंगे नहीं, करना ही है, हम लोग शुरू भी कर देंगे। एंड यहाँ पर जो हम कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, वो सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर कि हाँ हमारी ड्यूटी ही है, तो हम अपने ड्यूटी से वंचित नहीं या फिर हम अपने ड्यूटी से डाइवर्ट नहीं हो सकते। हमने कमिटमेंट की है, हमने डेडिकेशन की जो प्रिंसिपल है अपने अंदर अगर लाई है, तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी बनती है कि वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर फुलफिलिंग आवर कमिटमेंट। एंड जो डेडिकेशन होता है, जाहिर सी बात है, किसी न किसी आइडियल से प्रभावित होता है ना। इफ वी आर डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आइडियल्स हमारे अंदर है, तभी तो हम इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट फेसिंग द चैलेंजेस वी आर गोइंग above and above to achieve our सक्सेस। एंड अगर हम बात करें डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस क्या होता है कि जब हम पब्लिक गुड को सबसे ऊपर रखते हैं, पब्लिक गुड का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है, एंड ये एज ए सेंस ऑफ ड्यूटी के रूप में विराजमान होता है। बिकॉज सेंस ऑफ ड्यूटी जब होगी तभी आपका डेडिकेशन आ सकेगा, सिर्फ कमिटमेंट नहीं, ठीक है। तो जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो इंटीग्रेटेड होती है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, साथ ही साथ सेंस ऑफ ड्यूटी है। दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो ये हो गया आपका डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। एंड भागवत गीता में भी कहा गया है, देख सकते हो, हमें अपनी ड्यूटीज डिलिजेंटली, पायशली करने चाहिए, लेकिन बदले में हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा। बस वी शुड एक्ट टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। एंड एग्जाम्पल भी है आपका डेडिकेशन वाला, मेट्रो मैन ई श्रीहरन, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। एंड इनके ही कंट्रीब्यूशन के कारण आप जो है मेट्रो को देख रहे हो, और इनके डेडिकेशन के कारण ही कहीं ना कहीं मेट्रो भारत में एक प्रकार से आज काफ़ी प्रोग्रेस तरीके से चल रही है। तो ये डेडिकेशन है, ये कमिटमेंट नहीं फुलफिल कर सकता। कमिटमेंट के साथ साथ सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक प्रकार से उसे अचीव करने का जो पैशन है वो होना चाहिए। तो वो हो गया आपका डेडिकेशन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिसर डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, तो क्या क्वालिटी है? पहली बात तो ये कि ड्यूटी पर ही नहीं बल्कि ड्यूटी से बियॉन्ड जाने का वो एक प्रकार से करेज रखता हो, विलिंग टू गो बियॉन्ड द ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड वे में हम काम कर रहे हैं, है ना, हमारे 9 से 5 खत्म हो गया एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग। लेकिन अगर पब्लिक वेलफेयर अगर माइंड में रहेगा तो उसको किसी भी हाल में जो कार्य है, जो एक्शन है, उसको कंप्लीट करने की हमारी जज्बा या फिर पैशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल ही बताया मेट्रो मैन ई श्री हरिधरन का, है ना। एंड जो दूसरा क्वालिटी देख सकते हो, पब्लिक वेलफेयर शुड बी एबव देन द पर्सनल इंटरेस्ट, ये बातें तो है ही हैं,
नेक्स्ट इज योर सीक्स नाइदर रिवॉर्ड नॉर रिकॉग्निशन फॉर एफर्ट, है ना। तो जाहिर सी बात है, डेडिकेशन में हम रिवॉर्ड की चिंता थोड़ी ना करते, अल्टीमेटली बस करे जा रहे हैं एंड जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए पीछे लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिसर डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, विलिंग टू गो बियॉन्ड ड्यूटी, पब्लिक वेलफेयर एबव द पर्सनल इंटरेस्ट, सीकिंग नाइदर रिवॉर्ड्स नॉर रिकॉग्निशन फॉर द एफर्ट्स। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं व्हाई इट इज नीडेड। तो नीडेड क्यों है, क्यों जो आपका डेडिकेशन है उसकी दरकार है। बिकॉज ये जो डेडिकेशन है, आप समझ सकते हो, लोगों को या सिविल सर्वेंट को मोटिवेटेड रखता है कि भाई साहब हम अपने जो जॉब है जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, डिस्पाइट दैट चैलेंजिंग वी कंटिन्यू आवर जॉब इवन इफ इट इज़ बोरिंग, अनवांटिंग, टीडियस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिविल सर्वेंट में तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट सिचुएशन रेगुलर बेसिस पर झेलते हैं, है ना। एंड ये जो आपका डेडिकेशन है, ये एम्पैथी एंड कंपैशन ये सब लेकर आता है toward their job and the people at large, and public service highly important होता है to realize the ideal of the constitution। आप ही समझो, पब्लिक सर्विस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पब्लिक सर्विस को फुलफिल करना मतलब जो संविधान के आइडियल्स है उसको फुलफिल करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन सब को प्रोटेक्ट करना, ये सब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द टॉपिक टॉलरेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट टॉलरेंस, आपने बहुत बार टॉलरेंस के बारे में सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि आप हो एंड आपका जो विचार है, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो रेस है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, जो भी है, तो इसके ऊपर जो आपकी ओपिनियन है एंड दूसरे की जो ओपिनियन है, अगर दोनों में डिफरेंस आता है एंड आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो एंड अल्टीमेटली उसको भी स्पेस देते हो कि हाँ आप भी वेलकम हो, डिस्पाइट आपका जो ओपिनियन है, प्रैक्टिसेस है, वो सब डिफरेंट है, तो ये आपका टॉलरेंस हुआ, है ना। एंड ये टॉलरेंस कहाँ से निकल कर आती है? जब आप नॉलेज गेन करते हो, अपना जो अंडरस्टैंडिंग उसको वाइडन करते हो, यू आर ओपननेस टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, कम्युनिकेशन जब करते हो, फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, बिलीफ, ये सब जो वैल्यू सिस्टम है ये सब अपने अंदर निहित रखते हो, तो जो टॉलरेंस वाला जो वैल्यू सिस्टम है वो निकल कर आता है। याद रखना है आपको, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में अंतर है, ठीक है। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो हम स्पेस दे रहे हैं रिकॉग्निशन का, एक प्रकार से हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं। कंप्लीटली हो सकता है हम विचारधारा पर एग्रीमेंट नहीं करें, ठीक है। तो ये बातें निकल कर आती है टॉलरेंस। एंड अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो टॉलरेंस का क्या रोल है डिफरेंट स्टेजेस में? तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या रोल है, सोसाइटियल लेवल पर क्या रोल है, गवर्नमेंट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या रोल है। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पर, तो पहली बात तो ये कि टॉलरेंस हमें सिखाता है कि हम दूसरों की रेस्पेक्ट करें, हम अपना जो विल है उसको इम्पोज करने का प्रयास न करें किसी दूसरे के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल बोला जाता है कि हो सकता है बीफ मे बी प्रिस्क्राइब फॉर वन कम्युनिटी इन द सोसाइटी, बट अगर ये दूसरे कल्चर का पार्ट है यानी कि दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है तो हम टॉलरेंट रहते हैं इस विचारधारा के प्रति, और कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सपेक्टिव है, थिंकिंग है, उसको वाइडन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इट टीचेज टू रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। एंड सोसाइटियल लेवल पर क्या है, इट प्रमोट्स पीस, है ना, पीस एस्टेब्लिश करता है। बिकॉज व्हेन वी आर टॉलरेंट तो कन्फ्लिक्ट होने की बात ही नहीं है, वी आर रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है। तो डिस्टर्बेंसेस होने की बात ही नहीं है, तो डिस्टर्बेंसेस जहाँ नहीं वहाँ पर आपका पीस है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल बड़ा मज़ेदार है, कैसे कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अभी आपका बांग्लादेश है, वहाँ पर आपको ही पता है
उर्दू को जबरदस्ती इम्पोज करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोग अपने कल्चर को परे रखें एंड जबरदस्ती के इम्पोजिशन को उन्होंने सख्त आवाज़ उठाई एंड अल्टीमेटली फिर देख सकते हो आप द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन आप देखो भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक टॉलरेंस से हर लैंग्वेज को जगह दी जाती है। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस जो है वो आपका मेंशन्ड है एंड न जाने कितने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं एंड विदाउट एनी बैरियर। ठीक है, इवन हमारा जो शिक्षा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो मदर टंग में भी बोलने की जो बातें करता है ना, मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में टीचिंग्स की बातें करता है। तो वही मैंने आपको कहा कि इंडिया में देख सकते हो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस जो है उसके कारण हमारी जो यूनिटी है वो कितनी मजबूत है। नॉट ओनली लिंग्विस्टिक टॉलरेंस, वी हैव द कल्चरल टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, है ना। जो भी डाइवर्सिटी देखते हो भारत में, उस डाइवर्सिटी के प्रति हमारा जो रिकॉग्निशन है, कहीं ना कहीं उसी रिकॉग्निशन ने पीस एंड स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी इस्टेब्लिश किया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पर, तो गवर्नमेंट लेवल पर जो टॉलरेंस है ये लेजिटिमेसी को मजबूत करता है एंड वेरियस इश्यूज को होलिस्टिक तरीके से एक प्रकार से रिप्रेजेंट करवाने में भी मदद करता है। एंड एग्जाम्पल देख सकते हो, जो ट्राइबल पंचशील है वो बेनिफिशियल रहा है डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, कुछ पॉलिसीज हम लेकर आते हैं माइनॉरिटी सेक्शन के लिए या फिर ट्राइबल्स के लिए एंड उससे वो जुड़ते हैं एंड अल्टीमेटली एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, तो आप समझ सकते हो जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, एंड इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल पर देख सकते हो आप, लैक ऑफ टॉलरेंस बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज, इसके कारण फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बातें भी है। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलरेंस क्या है, तो जो टॉलरेंस है वो पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स है, प्लूरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इन सब को अपहोल्ड करने में मदद करता है एंड इट इनेबल्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑल्सो जो आपका टॉलरेंस है न्यू इन्वेंशन को इनेबल करता है। स्टेटस को, यानी कि हमारी जो एक प्रकार से विचारधारा होती है ना कि यही सही है, उस विचारधारा को ख़त्म करने में मदद करता है। और जहाँ पर ये जो स्टेटस को ख़त्म होगी वहाँ पर न्यू इन्वेंशंस, न्यू क्रिएटिविटी की शुरुआत भी होती है। तो यस, इट इनेबल्स न्यू इन्वेंशंस एंड रिमूव्स द स्टेटस को इन द सोसाइटी एंड इट इनेबल्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड अपहोल्ड्स मोरल वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति की अहमियत को हम समझ रहे हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कितना खुश होता है जब वो इक्वली ट्रीट किया जाता है हर व्यक्ति के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इट होल्ड्स द मोरल वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल बिकॉज ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल मोरल वर्थ। अगर हम बात करें जॉन स्टुअर्ट मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल आपको ही पता है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। एंड अगर हम बात करें अदर सिग्निफिकेंस की, तो इट इनेबल्स द सिविल सर्वेंट्स इन द पब्लिक सर्विसेज एज डाइवर्स सोसाइटी। यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो पब्लिक सर्विस करते हैं वो डाइवर्स सोसाइटी को समझ पाते हैं अच्छे तरीके से एंड जो सोसाइटी के नीड्स है उसके अकॉर्डिंग से एक्ट भी करते हैं एंड सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वली सर्व करते हैं। ठीक है, एंड इट ब्रोडेन्स द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्वेंट। जाहिर सी बात है जो सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव है उसको और ज़्यादा वाइडन किया जाता है बिकॉज डाइवर्सिटी को जब भी आप जगह दोगे वहाँ पर जो आपकी थिंकिंग है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ेगी
और बदलेगी भी, ठीक है। तो वहाँ पर आप जस्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हो, यू विल बी इम्पार्शियल मोर एंड मोर, यू विल बी ऑब्जेक्टिव मोर एंड मोर, है ना। आपके जो पर्सनल प्रेजुडाइसेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने बात किया सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलरेंस। एंड अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन द टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस की बात कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस, तो मैंने आपको बताया टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस के बीच अंतर है। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपनी सहमति दे देते हो किसी इश्यू को लेकर, यानी कि यहाँ पर आप कोई कंडीशन नहीं रख रहे हो, यहाँ पर कोई भी उस इश्यू के प्रति आपका निगेटिविटी या फिर अनप्लेजेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप फुल्ली एसेंट दे देते हो एंड रिकॉग्नाइज कर लेते हो विदाउट एनी प्रोटेस्ट और विदाउट लेफ्टिंग एनी नेगेटिविटी अबाउट द इश्यू। तो अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, तो देख सकते हो टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस के बीच अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो एक तो आपका डेफिनेशन, तो टॉलरेंस परमिशिव एटीट्यूड है। परमिशिव यानी कि एक प्रकार से परमिशन दे देना, रिकॉग्निशन दे देना टुवर्ड द डिफरेंट ओपिनियन एटीट्यूड एंड वी आर रेडी टू टॉलरेट देम, ये बातें निकल कर आती है। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इट गोज बियॉन्ड टॉलरेंस, यहाँ पर तो आप सहमति ही दे देते हो, घुल मिल जाते हो, है ना। आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगी व्हेन यू गिव रिकॉग्निशन टू द एक्सेप्टेंस। एंड अगर हम बात करें एटीट्यूड टुवर्ड डिसलाइक, कि जब किसी इश्यू को या फिर किसी चीज को डिसलाइक करते हो तो टॉलरेंस में क्या एटीट्यूड रहता है, तो पैसिव रेजिग्नेशन, यानी कि डिसलाइक हो सकता है कंटिन्यू रहे, लेकिन आप बस पैसिव रेजिग्नेशन दे रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, वी रिकॉग्नाइज यू। एंड एक्सेप्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर तो कोई पैसिव रेजिग्नेशन नहीं, यहाँ पर आप डिसलाइक से ही मुक्ति कर लेते हो, है ना, डिसलाइक से ही मुक्ति कर लेते हो। तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत बार फेल्यूर देखने की पड़ती है, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हाँ भाई चलो जो भी होगा देखा जाएगा, वी एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्ट रिक्वायर्स करेज। तो ये बातें हो गई। एंड अगर एग्जांपल देखें टॉलरेंस की, तो अकबर के जो इबादत खाना के डिस्कशन थे वो आप समझ सकते हो, वो टॉलरेंस प्रिंसिपल पर आधारित थे, तभी तो सारे जो रिलीजियस लीडर थे उनको जगह दी जाती थी, उनके विचारधारा पर डिस्कशन होता था एंड अल्टीमेटली जो अच्छे अच्छे बातें हैं वो लर्न किए जाते थे, है ना। एंड एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल के देखें तो वी हैव द फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज वन फैमिली। एंड अगर हम बात करें इम्पैथी एंड कंपेशन की, तो क्या मतलब होता है इम्पैथी और कंपेशन का। इम्पैथी की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति के जगह पर डाल के देखते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति दुखित है और हम उसके जगह पर अपने आप को रख के देखते हैं और उसके दुख को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका इम्पैथी, ठीक है। तो इम्पैथी इज व्हाट, द एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ in the another's place and understand what their feelings, their desires, ठीक है, their actions। या फिर कह सकते हो कि empathy is an act of perceiving, understanding, experiencing, responding to the emotional state and ideas of whom another person, ठीक है। एंड 3 तरीके हैं of looking at empathy। तो empathy को एक प्रकार से 3 तरीकों से देख सकते हो। एक तो आपका अफेक्टिव एम्पैथी है। अफेक्टिव एम्पैथी में क्या होता है, हम इमोशंस शेयर करते हैं दूसरे के साथ। कॉग्निटिव एम्पैथी में क्या होता है, हम इमोशंस को समझने का प्रयास करते हैं। और इमोशनल एम्पैथी में क्या होता है, हम दूसरे के इमोशन को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो तीनों में आप देख लो अच्छे से। अफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, शेयर्स इमोशंस विद अदर्स। कॉग्निटिव में क्या है, अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। एंड इमोशनल एम्पैथी में क्या है, रेगुलेट वंस इमोशन, ठीक है।
एंड अगर हम बात करें नीड ऑफ एम्पैथी इन सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में एम्पैथी की क्यों जरूरत है, यही आप आंसर कंपैशन के लिए भी लिख सकते हो, है ना, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंपैशन इन सिविल सर्विसेज। तो अगर हम बात करें एम्पैथी नहीं होगा, आपको पता है कि सिविल सर्वेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा, और वहां पर एम्पैथी नहीं है तो हम उनके दुख को समझ कैसे सकेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नैरो अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी और हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकेंगे और हम प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने पोजीशन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख सकते हो जेंडर रिलेटेड इश्यू है ना, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहां पर हमें एम्पैथेटिक होने की जरूरत होती है। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स बिहेवियरल चेंज एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर्स। तो आप समझो कि ये सब जो इश्यूज हैं इसमें एम्पैथी होने की जरूरत है, तभी हम पब्लिक वेलफेयर कर सकेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर्स फेस करते हैं, आप समझ सकते हो कि उनके जो राइट्स है उनको भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है, सो दैट सोसाइटी इंक्लूसिव बन सके। एंड एक तरफ हो सकता है पब्लिक एट लार्ज ट्रांसजेंडर को नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहती हो, लेकिन हमारे अंदर एम्पैथी होगा तो हम इनके राइट्स को जरूर कंसर्न करेंगे। एंड एम्पैथी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज, बिल्कुल सही। एंड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटीज हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से करवा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी है जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के अपने अपने कस्टमरी वैल्यूज होते हैं, आपको पता ही है। एंड हो सकता है ये कस्टमरी वैल्यूज कंट्राडिक्टरी हो रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम इनके कस्टमरी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन को सेफगार्ड करने में मदद करता है। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव सेवरल प्रोविजंस फॉर द ट्राइबल्स। कौन कौन से प्रोविजंस है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 एरियाज की बात कर सकते हो। साथ ही साथ स्पेशल पावर्स दी गई हैं गवर्नर्स को, है ना, फॉर द ट्राइबल एरियाज मॉनिटरिंग एंड अदर इनिशिएटिव्स। ये बातें हैं, है ना। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं, है ना, इनकी केयर करते थे, इनके प्रति एम्पैथी रखते थे। दैट्स वाई इनके राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, द स्पिरिट बिहाइंड द रूल, की अगर रूल बनाई गई है तो इसके पीछे जो स्पिरिट है, मनसा है, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। और एम्पैथेटिक हम रहेंगे तो हम स्पिरिट के आधार पर काम करेंगे, यानी कि हमारे अंदर जो वेलफेयर ऑफ पीपल का बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा। एंड एम्पैथी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन एंड दस इम्प्रूव्स आवर इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब बातें हैं। एंड अगर हम बात करें एम्पैथी को इनकलकेट कैसे करें, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यानी फील्ड वर्क जो होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो ये सब एम्पैथी इनकलकेट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ रोल प्लेइंग गेम, रोल प्लेइंग गेम यानी कि आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म में क्या होता है, जब आप फिल्म देखते हो तो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हो, तो इसमें कोई गुंडा का रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें कोई अच्छे भले व्यक्ति का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो आप जो हीरो है या फिर जो विक्टिम है उसके प्रति आप एम्पैथेटिक हो जाते हो। उसी प्रकार से जब आप उसके रोल में एक्ट करोगे तो फिर आप भी एम्पैथेटिक हो जाओगे, उसकी समस्याएं जो वो झेल रहा है उसको समझ पाओगे अच्छी तरीके से। ये हो गया रोल प्लेइंग गेम्स, है ना, कि आप दूसरे के रोल प्ले कर रहे हो और उसके जो फीलिंग्स है वो समझने का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर पर्सपेक्टिव टेकिंग। एंड दूसरा है वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा अर्ली लाइफ से ही, चाइल्डहुड से ही अगर कहे तो। इसके लिए फैमिली मेंबर्स जो है उनका काफ़ी ज़्यादा अहमियत होता है। स्कूल्स में भी वैल्यू सिस्टम्स इनकलकेट किए जाते हैं। ठीक है, एंड जो स्पिरिट है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सर्वधर्म सम्मान है, ये स्पिरिट कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनकलकेट करने की ज़रूरत है। एंड ये तभी होगा जब हम डिफरेंट सोशियो कल्चरल ग्रुप से इंटीग्रेट करेंगे, उनके बातों को जानेंगे, उनके दुख सुख को समझ पाएंगे, और तब जाके हमारे अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि वी आर सर्वधर्म समभाव। एंड यूजिंग द आर्ट कल्चर एंड सिनेमा, आर्ट कल्चर एंड सिनेमा का भी इस्तेमाल किया जाता है।
है ना। ये जो आप फिल्म देखते हो वेरियस सोशल इश्यूज पर, कभी आप सोशल इश्यूज पर फिल्म देखना, आप जो है विक्टिम के प्रति एम्पैथेटिक हो जाते हो, ठीक है। तो आर्ट कल्चर सिनेमा के माध्यम से भी हम एम्पैथी इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे सत्यजीत राय का पठार पंचली ये जो मूवी आई थी, ये रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता है पॉवर्टी एंड रूरल इंडिया के कंडीशन को। सो वी गेट्स एम्पैथाइज्ड विद द फीलिंग्स। अगर हम बात करें अब कंपैशन की, कंपैशन में क्या होता है, तो कंपैशन देख लो, कंपैशन एक प्रकार से एम्पैथी से और जब हम परे जाते हैं, यानी कि हम और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे के फीलिंग्स में, सो दैट हम उनके सफरिंग्स को ही ख़त्म करने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब बहुत दुख वो व्यक्ति झेल रहा है, चलो उसकी मदद कर दे। बढ़ चढ़ कर जब हम मदद करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपैशन, है ना, कंपैशन। तो कंपैशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी, ये तो है ही है। साथ ही साथ वी आर मोर इन्वॉल्व्ड देन सिंपली एम्पैथी रखे हुए हैं, ठीक है। तो कंपैशन आपको एक्टिव डिजायर देता है कि नहीं भाई इसके सफरिंग को तो खत्म करना ही है, तो ये होता है कंपैशन। इट गिव्स राइज टू एन एक्टिव डिजायर टू एलिवेट अदर्स सफरिंग। एंड अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन फॉर सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण रोल कंपैशन प्ले करता है। तो सिविल सर्वेंट्स आपको पता है एजेंट ऑफ चेंज, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी हुई होती है, पब्लिक वेलफेयर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। एंड ये जो कंपैशन है ये मोटिवेट रखता है सिविल सर्वेंट को कि वो लोगों की मदद करे और जो वेलफेयर है पीपल का उसको भी इंश्योर करे। एंड कंपैशन एटीट्यूड जो सिविल सर्वेंट के होते हैं उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। एटीट्यूड इन द सेंस ऑफ व्हाट, you become more kindness, you become more generous, you become more understanding and you become more acceptable। तो ये सब आपके कंपैशन मदद करते हैं। एंड ऑल्सो इट कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। व्हाई एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी? बिकॉज यू आर केयरिंग, है ना, यू आर कंपोशनेट अबाउट द पब्लिक वेलफेयर। तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से अच्छा एंड एफिशिएंट तरीके से काम करने का प्रयास करोगे, पीपल सेंट्रिक काम होगा, ह्यूमन एकोमोडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से सुनोगे, उसको हैंडल करने का प्रयास करोगे, ये बातें होती है। एंड इट मेक्स सिविल सर्वेंट्स रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन स्पेशली दोज इंडस्ट्रीज। एंड जो कंपैशन है ये सेल्फलेसनेस एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, सर्विस करने का जो स्पिरिट है कि हाँ हमें काम करना है, क्यों, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो सेल्फलेसनेस एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस को इनकलकेट करता है फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, फॉर इट्स पीपल विदाउट एनी सेल्फ मोटिव विच कीप्स द सिविल सर्वेंट मोटिवेटेड। एंड ये कुछ वेरियस डेफिनेशन है आप देख सकते हो। एक तो आपका ये देख लो, ये एक आपका हो गया इमोशनल इंगेजमेंट, है ना, इमोशनल इंगेजमेंट का ये ग्राफ है और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया यहाँ पर, है ना, ये आपका न्यूट्रल हो गया। इसके नीचे जब आएंगे तो ये जो आपका इमोशनल इंगेजमेंट है वो निगेटिव है, यानी कि हम जो है निगेटिव इमोशंस रख रहे हैं, उसको हम कहेंगे एंटीपैथी। तो चलिए हम वन बाय वन डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एक बार ग्राफ आप देख सकते हो, है ना। एपैथी यानी कि न्यूट्रल, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिमेन्स इनडिफरेंट, ये हो गया आपका एपैथी। उसके बाद सिंपैथी क्या हुआ कि हाँ हम कुछ फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं कि हम उनकी मदद करने के लिए या फिर वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड फुलफिल करें, ठीक है। एम्पैथी सिंपैथी से ऊपर जाती है, कंपैशन और भी ऊपर लेवल का होता है। तो सबसे टॉप लेवल का इमोशन एंगेजमेंट क्या हुआ, कंपैशन, ठीक है। तो देख सकते हो एम्पैथी की बात करें, एंटीपैथी की बात करें तो एंटीपैथी नाम से पता चल रहा है एंटी एम्पैथी, इट इज एंटी ऑफ एम्पैथी, ठीक है। तो ये निगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है फॉर द टारगेटेड ग्रुप, लेकिन इट डज नॉट मीन्स कि इट इज हेट। जैसे एग्जांपल बोला जाता है कि कोई हंगरी पर्सन आपके पास आता है फूड के लिए और आप उसके शरीर को देखते हो कि भाई साहब ठीक ठाक पैर हाथ है एंड कमाने की स्थिति में हो, जवान हो, फिर भी भीख मांग रहे हो, एंड आप उसको स्कोल्ड करते हो कि भाई साहब मैं तेरे को मदद नहीं करूंगा, जाओ कमाओ खाओ, है ना। ये हो गया एंटीपैथी, निगेटिव इमोशंस। आपके निगेटिव इमोशंस क्यों आए? आपके निगेटिव इमोशंस हो सकता है इसलिए आए कि आपने उसका जो शरीर देखा बड़ा हट्टा कट्टा है, फिर भी ये मांग रहा है ना, काम नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका एंटीपैथी, ठीक है, निगेटिव इमोशंस।
एंड हाँ डेफिनेटली अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो सफरिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा टू द टारगेटेड ग्रुप। एंड एपेथी की बात करें तो एपेथी यानी कि देयर इज नो अटैचमेंट, यानी कि यू आर इनडिफरेंट, यू आर डिसइंटरेस्टेड रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द अदर। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हैंग्री पर्सन आया, ठीक है, फूड के लिए, आप शांति रह गए, है ना, ना हाँ बोला ना बोला, सिंपली वो चल गया। तो ये हो गया आपका एपेथी, यू आर न्यूट्रल, ठीक है, ना ही आपने डांटा ना ही उस पर दया भाव दिखाया, यू रिमेन द न्यूट्रल, ये हो गया एपेथी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सिंपैथी की, सिंपैथी में क्या हो रहा है कि हाँ हम उनकी समस्याओं को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जो हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे वो आपका उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर नहीं होगा, लेकिन हमें जो सही लग रहा है कि हाँ इसके लिए ये ठीक रहेगी, उसके आधार पर होगा। यानी कि जो हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अदर्स बट ऑन व्हाट द वन थिंग्स अदर रिक्वायर, है ना। हम जो सोच रहे हैं कि अच्छा इसको यही जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या पता उसको उस चीज की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि हंग्री पर्सन आया आपके पास एंड उसका डिजायर है कि हमें 100 रुपया मिले बिकॉज हमें इलाज करना है, लेकिन आपने क्या किया, खाना दे दिया। तो यहाँ पर उसका डिजायर था 100 रुपया, लेकिन आपने खाना दिया, ठीक है, बिकॉज आपको ये लगा कि इसको खाने की ही जरूरत होगी, ये मांग रहा है बिकॉज खाने के लिए, हो सकता है इनके पास ना हो। तो ये बात हो गई सिंपैथी, यानी कि यू आर एक्नोलॉजिंग द डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स, बट जो हेल्प प्रोवाइड कर रही है इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द अदर्स बट ऑन व्हाट द वन थिंग्स की अदर रिक्वायर्स। एग्जाम्पल वही है कि हंग्री पर्सन आपके पास आया फूड के लिए, बार बार आप ही के पास आ रहा है, यू प्रोवाइड हिम या हर कोल्ड ड्रिंक, आपने कोल्ड ड्रिंक दिया, फ्रूटी, सब कुछ दिया, लेकिन पर्सन को तो दाल रोटी चाहिए थी, ठीक है, ये बातें निकल कर आती है। एंड अगर हम बात करें एम्पैथी की, तो देख सकते हैं एम्पैथी मतलब क्या हुआ कि डिटेल्स अटैचमेंट विद द पर्सन, यानी कि हो सकता है आप उस व्यक्ति को नहीं जानते होगे एंड फिर भी जब बोला जाता है एम्पैथी टुवर्ड द पर्सन, तो इसका मतलब आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके नीड के अनुसार होगा, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो 5 रुपया मांगा है तो आप उसको 10 रुपया दे दोगे, 20 रुपया दे दोगे, उसको फिर एक प्रकार से और ज्यादा मदद करोगे। तो एम्पैथी आपका जो हेल्प है वो उसके नीड्स एंड उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर आधारित होता है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या होता है, इट इज समवॉट लेस एक्टिव ऑफ हेल्प। कहने का मतलब हम समझ जाएंगे जब हम कंपेशन को डिस्कस करेंगे। कंपेशन में क्या होता है, ये भी आपका डिटैच्ड अटैचमेंट ये पर्सन से, यानी कि आप उस व्यक्ति को जान नहीं रहे थे, लेकिन जब आप कंपोशनेट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एम्पैथेटिक तो है ही हो, साथ ही साथ आपके अंदर एक्टिव डिजायर है कि भाई साहब इसके सफरिंग को तो खत्म करना ही है कैसे भी हाल में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डील्स विद द पब्लिक, ठीक है, तो फिर जो भी सिविल सर्वेंट कंपैशनेट रहेगा उसके पास एम्पैथी तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ ये भी होगा कि जो सफरिंग है उसको खत्म करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना एक प्रकार से हार्मोनियस सोसाइटी हमारा निकल कर आएगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हो, हंग्री पर्सन अप्रोचेज यू फॉर फूड, आप जो है दाल रोटी तो देते हो, साथ ही साथ ये भी भरोसा दिखाते हो कि हम जो है रेगुलर फूड आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बैक करने की जरूरत नहीं। तो एक प्रकार से एक स्टेप हम एक्स्ट्रा जाते हैं यहाँ पर कंपैशन में, है ना। तो सिविल सर्वेंट रिक्वायर कंपैशन, और कंपैशन में आपका एम्पैथी होता ही है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज देख सकते हैं, एक तो आपका डिसिप्लिन है, एक सिंसियरिटी है। डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी में क्या अंतर है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसका मतलब आपका जो बिहेवियर है, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो, इवन सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, कैसे, नियमों का पालन करके, रूल्स का पालन करके, स्टैंडर्ड्स का पालन करके। अब ये जो डिसिप्लिन है हो सकता है वो इंटरनली ड्रिवन ना हो। क्यों इंटरनली ड्रिवन ना हो, क्योंकि हो सकता है पनिशमेंट के नाम पर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, या फिर इंसेंटिव्स के नाम पर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, ये भी होती है ना। जैसे कोई जॉब है, पब्लिक जॉब या प्राइवेट जॉब करता है, वहां पर डिसिप्लिन
का स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं पालन करेगा तो हो सकता है उसको निलंबित कर दिया जाए। तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन, ठीक है। एंड डिसिप्लिन मे और मे नॉट बी इंटरनली ड्रिवन, तो इंटरनली ड्रिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड एक्सटर्नली सेट बेंचमार्क्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सटर्नली सेट बेंचमार्क्स यानी कि आप डिफरेंट कंपनी में जाओगे, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो उसका पालन करोगे, ये बात हो जाती है। एंड जब हम बात करते हैं सिंसियरिटी की, तो सिंसियरिटी का तो मतलब है कि भाई साहब आप सिंसियर हो, सिंसियर इन द सेंस कि आप में जो फीलिंग्स आ रही है डिसिप्लिन पालन करने की, वो मोर और लेस आपके बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। इट इज मोर लाइकली टू बी इंटरनलाइज्ड एंड पॉजिटिवली रीइंफोर्स, ठीक है। तो ये बातें हैं। इवन डिसिप्लिन आपको, यानी कि आप अगर सिंसियर हो, इवन डिसिप्लिन या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाए या ना किए जाए, आप जो है उसे फॉलो करोगे, ये हो गया सिंसियरिटी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अब ये डेफिनेशन की, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो परसिवरेंस का मतलब क्या है कि भाई साहब आप किसी एक्टिविटी के प्रति लगे पड़े हो। फॉर एग्जाम्पल जो एस्पिरेंट है, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस झेलनी पड़ती है, डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, ठीक है। हो सकता है सक्सेस आने में समय लगे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को समझाते हैं, हम कंटिन्यू रखते हैं अपने एफर्ट को, हम कंटिन्यू रखते हैं अपने डिटर्मिनेशन को कि नहीं भाई साहब एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी, कंटिन्यू रखो चाहे कुछ हो, डगमगाते नहीं है। ये हो गया परसिवरेंस, कंटिन्यूड एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन इन डूइंग समथिंग इन विच समवन इज फेसिंग डिफिकल्टीज और डिले इन अचीविंग द सक्सेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका ओपन डिफेक्शन या फिर वैक्सीन हेजिटेंसी, इसको खत्म करने के लिए बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको भी पता है कि समय लगता है, ठीक है, टेक्स टाइम। तो जब टाइम लगेगा तो उसके लिए तो परसिवरेंस की जरूरत है ना। एक ही दिन में तो ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया नहीं बन जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट परसिवरेंस। और इसको बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समय लगता है, इसलिए हमें कंटिन्यूड एफर्ट करनी पड़ती है सो दैट बिहेवियर में ट्रांसफर हो। बिहेवियर जल्दी चेंज नहीं होता है किसी व्यक्ति का, कहो, है ना। नेक्स्ट इज योर करेज। करेज के बारे में आपको ही पता है कि भाई साहब आपने कोई एक्शन चूज किया या चूज करना चाहते हो और आप जो है करेजियस हो कि भाई साहब कोई भी खतरा आ जाए, पेन आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, इंटिमिडेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम सबको झेल लेंगे, लेकिन हम उस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, आपका जो मोरल कन्विक्शन है कि हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं इस डिजायर के लिए, इस एक्शन के लिए। तो ये आपको एक प्रकार से करेज प्रोवाइड करता है। एंड करेज इज नॉट जस्ट फिजिकल ब्रेवरी। फिजिकल ब्रेवरी नहीं है कि हम जो है हट्टे कट्टे हैं और हम किसी को भी जो है बॉडी बिल्डर को हरा देंगे। इट डज नॉट मीन फिजिकल ब्रेवरी, मेंटल ब्रेवरी। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, है ना, पॉलिसी मेकर्स जनरली वो पॉलिसी बनाते हैं एंड उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट दैट चैलेंजेस दे फेसेस इट एंड अल्टीमेटली मेक ए गुड पॉलिसी। तो ये निकल कर आती है। एग्जाम्पल भी है, जैसे देख सकते हो मानसी बरिहा, ये उड़ीसा की हैं। इनके जो करेज है, इस करेज के ही कारण इन्होंने 6000 माइग्रेंट वर्कर्स जो 30 जो ईंट के भट्टी में काम कर रहे थे, फंस गए थे तमिलनाडु में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, तो उसको रेस्क्यू करवाने में इन्होंने बहुत बड़ा करेज दिखाया। और दूसरा है करेज ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि भाई साहब कोई भी परेशानियां आए, कोई भी चैलेंजेज आए, कोई भी अनसर्टेनिटी आए, सबको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार है। इट इज योर करेज। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हुआ कि रेस्पॉन्सिवनेस में आपका कि आप अटेंटिव हो, रिस्पॉन्ड करते हो, कोई भी अगर नई अपॉर्चुनिटी आते हो उसको सुस्वागतम तरीके से वेलकम करते हो, चैलेंजेस आती है उसको वेलकम करते हो। एवरीडे किसी भी सिविल सर्वेंट या फिर हम लोग ही देख ले तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। रेस्पॉन्सिबलनेस मतलब क्या, वी आर अटेंटिव कि हाँ भाई साहब ठीक है, हम समझ गए, तू आएगा ही आएगा। एंड दैट्स व्हाई उन सबको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे स्टीव जॉब्स, ये अपने ईमेल आईडी
को शेयर करते थे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सो दैट कोई भी समस्या हो वो एम्प्लॉयज़ अपना बता सके इनको एंड वो उसके समस्या का समाधान कर सके। तो रेस्पॉन्सिव मतलब बीइंग अटेंटिव। कोई भी आपका कंपनी है उसको सफल होना है तो जो एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिव होने चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको डील किया जाए। तो ये बातें हैं। एंड जब हम बात करते हैं प्रूडेंस की, तो प्रूडेंस मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने आप को गवर्न करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाते हो बाय द यूज ऑफ टूल्स सच एज रीजनिंग, विजडम, इंसाइट्स, नॉलेज, ये सब आपके प्रूडेंस में आते हैं ना। प्रूडेंस यानी कि इट इज द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजनिंग, विजडम, इंसाइट, नॉलेज, ये सब आते हैं। कॉन्फिडेंशियली नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्रेसी मेंटेन करना, सर्टेन इन्फॉर्मेशन अगर हो सकता है कोई रूल्स में न शेयर करने की बात हो तो यू शुड बी नॉट शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, यू शुड मेंटेन द सिक्रेसी। ठीक है, तो ये बात होती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेनिंग और कीपिंग द सिक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ये मैटर्स फ्रॉम द पब्लिक व्यू कि अगर इन्फॉर्मेशन अगर ये शेयर की जाएंगी तो इसके कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो आपका आरटीआई एक्ट है ना, या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट इज ओपननेस। ओपननेस की बात करें तो इट इज योर अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बात कही जाती है, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग की बात कही जाती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें नोलन रिपोर्ट ऑन ओपननेस, तो देख सकते हो इसके तहत जो कहा गया कि जो पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स है वो ओपन होने चाहिए एज मच पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजंस एंड एक्शंस दे टेक, एंड साथ ही साथ उनको कारण भी बताने चाहिए अपने डिसीजंस के कि वो क्यों ले रहे हैं वो एक्शन। एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन तभी रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए जब वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड कर रही हो, यानी कि वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में हो कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, तब हम इंफॉर्मेशन ना दें। नेक्स्ट इज योर सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस की बात करें तो जो सेल्फलेसनेस है वो सिग्निफाई करता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर पर फोकस्ड हो, एंड आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो डोमिनेट करे आपके सेल्फ इंटरेस्ट पर, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है इट शुड बी एबव देन योर सेल्फ इंटरेस्ट, तभी जाके हम सेल्फलेसनेस हो सकते हैं। टर्म देखो, सेल्फलेसनेस, है ना, वी आर नॉट सेल्फिश, यानी कि द पब्लिक इंटरेस्ट, द पब्लिक वेलफेयर इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। एंड नोलन रिपोर्ट ऑन सेल्फलेसनेस की बात करें तो इसके तहत जो कहा गया है कि होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट एक जो डायमेंशन है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रहने चाहिए किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए, एंड दे शुड नॉट डू सच एक्शन जो उसके फाइनेंशियल या फिर अदर बेनिफिट्स उनके लिए लेकर आए, है ना, और पब्लिक वेलफेयर के जो प्रिंसिपल है उसको हर्ट करे। ठीक है, ये बातें होती है। एन एग्जाम्पल देख सकते हो, मदर टेरेसा डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द सेल्फलेस सर्विस ऑफ द सफरिंग एंड प्रमोटेड द ह्यूमैनिटी। एंड कंक्लूजन देख सकते हो, एप्टीट्यूड आपका टॉपिक खत्म है। एप्टीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिविल सर्वेंट के लिए जो एप्टीट्यूड है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज, एंड इट डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए सिविल सर्वेंट, एंड द कैरेक्टर ऑफ ए सिविल सर्वेंट impacts directly or indirectly the working of the civil servant, the behavior of the civil servant, the attitude of the civil servant। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कशन किया completely, एंड नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब लगभग आपका 50 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल कंप्लीट द इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।